हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इसका ही लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हम 3 लेक्चर ले चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर, उसमें और टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये डिप्थेरिया है उसको हम डिटेल में देखेंगे, वुफिंग कफ को देखेंगे, और जो ARI है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को देखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस को देखेंगे, एबोला वायरस को देखेंगे और मेंगोला मेनिथेसिस को देखेंगे। ठीक है, इन सारे डिसीज को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में। अगर आप इसकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे हम डेली बेस MCQ डालते हैं, उससे क्या है कि आपके एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया इज ए डिसीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी जो डिप्थेरिया है ये डिसीज है किसके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। ठीक है, एंड इट कैरेक्टराइज बाय द सोर थ्रोट, यानी वो किससे कैरेक्टराइज होते हैं, सोर थ्रोट से, लो ग्रेडर फीवर से, एंड एडलेंट मेमोरिन ऑफ द टॉन्सिल्स, फेरेक्स और नोज से। ठीक है, कुछ इस तरीके के हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, इट वॉज एन कॉमन डिसीज ऑफ चाइल्ड, ये कॉमन डिसीज है किनकी, चाइल्ड की, चिल्ड्रंस की यानी बच्चों की। बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इट बिकम लेस, यानी जब से वैक्सीन बनी है ये बहुत ही कम देखा गया है इन डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, बहुत ही कम हो गया है इन डेवलपिंग कंट्रीज में। ये तो हो गया डिप्थेरिया के बारे में। आप कॉस्टिव एजेंट देखें, इसका कॉस्टिव एजेंट कौन है। द कॉस्टिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया इज कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, यानी क्या है इसका, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये क्वेश्चन फिंगर ब्लैंक्स में आ सकता है कि जो डिप्थेरिया है इसका कॉस्टिव एजेंट क्या है, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इट इज ए ग्राम पॉजिटिव एंड रॉड शेप बैक्टीरियम, यानी ये ग्राम पॉजिटिव और रॉड शेप बैक्टीरियम है, विच इफेक्ट द स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, यानी ये किनको इफेक्ट करती है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, यानी जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, अब इसकी एपिडर्मोलॉजी देखें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ किससे होती है, तो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में भी पेशेंट और कैरी मोस्ट और द 5 to 8 years ओल्ड, यानी जो बच्चे होते हैं 5 to 8 years के, वो कैरियर बनते हैं। एक पेशेंट कैरियर बन सकता है और वो भी एक कैरियर होते हैं। तो ये क्या है, इन्फेक्शन को मतलब, ठीक है, जो 5 to 8 years के बच्चे होते हैं वो मोस्ट कैरियर होते हैं इस वायरस को, यानी इस बैक्टीरिया को। ठीक है, इन्फेक्शन मटेरियल देखें तो नोज एंड थ्रोट सीक्रेशन कंटेन द डिप्थेरिया बैसिली, यानी जो नोज और थ्रोट है वो सीक्रेशन कंटेन करते हैं डिप्थेरिया बैसिली को। ठीक है, इन्फेक्टिव पीरियड देखें तो 14 to 28 डेज है। कितने डेज है, 14 to 28 डेज। ये एपिडर्मोलॉजी पूछी जाती है एग्जाम में कि डिप्थीरिया की एपिडर्मोलॉजी लिखिए, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। एज की बात करें तो 1 to 5 years ओल्ड एंड न्यू बॉर्न बेबी को ये जल्दी होता है। ठीक है, इनक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 to 5 days। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय फॉर्मेटेज से भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, द बैक्टीरिया इंटर टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो बैक्टीरिया है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर जाता है। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें तो फीवर आता है विथ कंप्लीटेड विथ फेथिक्यू। ठीक है, एंड कैरेक्टर ग्रीन एंड येलो कलर पैचेस अपीयर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इस पे ग्रे या येलो कलर पैचेस अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, सच एज जैसे टॉन्सिल्स पे, लेरेक्स पे और फेरेक्स पे। ठीक है, रोल देखें फार्मासिस्ट का, इसमें क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन। तो डिप्थेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजिंग विद DPA वैक्सीन, यानी जो डिप्थेरिया है ये प्रिवेंट किया जा सकता है इम्यूनाइज करके उनको DPA वैक्सीन देके, विच शुड गिवन टू ए चाइल्ड ऑन द रीच एज ऑफ 6 to 10 and 14 months, यानी जब बच्चे 6 या 10 या 14 महीने के हो जाते हैं तो उनको जब ये वैक्सीन इम्यूनाइजेशन करवानी पड़ती है, DPA वैक्सीन। ठीक है, एट द एज ऑफ 18 ए बूस्टर डोज इज गिवन, यानी जब 18 मंथ्स के हो जाते हैं तो उनको एक बूस्टर डोज भी दिया जाता है। DT वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ 5 years। ठीक है, DT वैक्सीन है ये दी जाती है एट द एज ऑफ 5 years। फार्मासिस्ट शुड गाइड द पेशेंट टू आइसोलेट इधर एट होम और एट हॉस्पिटल, यानी फार्मासिस्ट उनको गाइड करता है पेशेंट को कि वो आइसोलेट करें, या तो घर पे आइसोलेट करें या तो हॉस्पिटल में। ठीक है,
ही शी शुड गाइड द इन्फेक्टेड चाइल्ड टू एक्सक्लूड फ्रॉम द स्कूल एटलीस्ट फॉर द 15 डेज। यानी जो फार्मासिस्ट तो कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, वो उसको गाइड करना चाहिए बच्चों को, उनको गाइड करना चाहिए बच्चों को कि वो स्कूल नहीं जाए, कम से कम 15 दिन के लिए वो छुट्टी लें। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड है तो 15 दिन के लिए कम से कम छुट्टी लें। ये किसका काम होता है? ये फार्मासिस्ट का काम होता है समझाना कि इनको जो पेशेंट है उनको। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? देखिए डिप्थीरिया देखा, कॉस्ट वेरिएंट, एपिडर्मियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और रोल ऑफ फार्मासिस्ट। ये एग्जाम में लिखना पड़ता है सेम इसी पैटर्न में। ठीक है, अब हम देखते हैं वूफिंग कफ और पेरिट्रस। ठीक है, वूफिंग कफ इज ए हाईली इन्फेक्टेड बैक्टीरियल डिसीज। जो वूफिंग कफ है ये हाईली इन्फेक्टेड जो बैक्टीरियल डिसीज है, कैरेक्टराइज बाई अनकंट्रोल एंड वायलेंट कफिंग। ठीक है, इट मेनली अफेक्टेड चाइल्ड। ये भी किस में देखी जाती है? सबसे ज्यादा बच्चों में देखी जाती है, यानी मेनली। ठीक है, और कॉस्टिव एजेंट कौन है? द कॉस्टिव एजेंट ऑफ वूफिंग कफ इज ग्राम नेगेटिव फिलोमॉर्फिक बेसिलस। यानी जो ग्राम नेगेटिव फिलोमॉर्फिक बेसिलस है वो है। ठीक है, बोर्डिडल पेटेरस। ठीक है, बोर्डिडल पेरिटस भी है कॉस्टिव एजेंट। पता है कौन सा है? बोर्डिडल पेटेरस और लिमोमॉर्फिन बेसिलस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज नोज एंड थ्रोट। यानी नोज एंड थ्रोट सीक्रेशन से ये इन्फेक्शन सोर्स करता है। ठीक है, इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो 2 to 3 वीक्स, और एज की बात करें तो मोस्टली 5 years ऑफ एज। ठीक है, हाउएवर द डिसीज में अफेक्ट ऑल एजेस इफ देयर इज अ नो प्रीवियस इम्यूनिटी। यानी अगर प्रीवियस इम्यूनिटी कोई भी नहीं है, यानी पहले इसकी इम्यूनिटी नहीं दी गई है, तो ये सारी एज किसी भी एज को हो सकता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है जो 5 years से कम के होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखा गया है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 17 to 14 डेज। ठीक है, 7 to 14 डेज देखा गया है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो द इन्फेक्टेड पर्सन इज द मेजर सोर्स ऑफ डिसीज विच स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड वॉमिटिंग। ठीक है, यानी जो इन्फेक्टेड पीरियड पर्सन है वो मेजर सोर्स है डिसीज को स्प्रेड करने में, क्योंकि ड्रॉपलेट उसकी अगर कोई और किसी के पास उसकी ड्रॉपलेट जाती है या वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब कुछ हो जाता है दूसरे पर्सन के सामने, अगर वो कवर नहीं होता है तो उसको भी ये हो जाता है। द डिसीज में ऑल्सो स्प्रेड इनडायरेक्टली बाई टचिंग आर्टिकल्स। यानी ये डिसीज ऐसी है, मतलब ये इनडायरेक्टली भी स्प्रेड हो सकती है टचिंग बाई आर्टिकल। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने टेबल छीन लिया और वही दूसरे मतलब जो अच्छा जो पर्सन है, मतलब उसको कोई भी डिसीज नहीं है, उसने वो आके वो छू लिया, तो वैसे भी ये इन्फेक्ट हो सकता है कंटामिनेटेड विद द डिस्चार्ज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो माइल्ड फीवर होता है और इरिटेटिंग कफ। ठीक है, ये दो चीजें देखी जाती हैं इसमें। और फार्मासिस्ट का रोल क्या है वो देखिए। अर्ली डायग्नोसिस थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी अर्ली डायग्नोसिस कर लेना बैक्टीरियल जो एग्जामिनेशन होता है नोज का और थ्रोट सीक्रेशन से, ये भी किसका काम है? फार्मासिस्ट का। और आइसोलेट कॉन्ट्रैक्ट एंड केसेस, यानी आइसोलेट करना जो कॉन्ट्रैक्ट इनसे प्रीवियस, मतलब इनसे पहले कौन मिल चुका है 1 से 2 दिन के अंदर, तो उनको भी ये आइसोलेट करना। ट्रीटिंग विद इलेक्ट्रोथाइमसिन, ट्रीट करना उनको। एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद पेट्राइटिस वैक्सीन और डीपीए वैक्सीन, यानी उनको एक्टिव इम्यूनाइजेशन देना, जैसे पेट्राइटिस वैक्सीन हो गया, डीपीए वैक्सीन हो गया, डीपीटी वैक्सीन हो गया। ठीक है, पैसिव इम्यूनाइजेशन देना विच हाइपर इम्यून ग्राम ग्लोबिन। ठीक है, ये किसका काम है? फार्मासिस्ट का काम है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया वूफिंग कफ। ठीक है, उसके कॉस्टिव एजेंट, एपिडर्मियोलॉजी और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और रोल क्या है फार्मासिस्ट का। अब हम देखते हैं एक्टिव रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। ठीक है, ARI। एक्टिव रेस्पिरेटरी इंफेक्शन ARI में कॉज इन्फ्लेमेटरी इन एनी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी जो इन्फ्लेमेटरी कॉज करता है किसी भी पार्ट, मतलब किसी भी पार्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के किसी भी पार्ट में। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नोज टू एल्वोलाई। ठीक है, नोज से लेके एल्वोलाई किसी भी जगह ये इन्फ्लेमेशन कर सकता है, कॉज कर सकता है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन ए वाइड रेंज ऑफ साइन एंड सिम्टम, ये एक वाइड रेंज ऑफ साइन और सिम्टम भी कॉज करता है। ARI इज क्लासिफाइड इनटू एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन एंड और एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। जो ARI है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, क्लासिफाई किया गया है। एक हो गया AURI और सेकंड है ALRI, यानी एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन और एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स। कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो
वायरल पैथोजेंस और मोस्टली कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी जो वायरल पैथोजेंस होते हैं ये मोस्टली इन्फेक्शन मतलब मोस्टली कॉमन कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रैवलर्स। कॉस्टिव एजेंट इंक्लूड राइनो वायरस हो सकता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस यानी ह्यूमन मोनोवायरस हो सकता है, मेल्स, मम्स, एड्रोवायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, ये सारे वायरस हो सकते हैं। एडेनो वायरस और द क्लासिफाई ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो एडेनो वायरस है ये क्लासिफाई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, दैट कॉज एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी मेनली देखा जाए तो एडेनो वायरस है ये कॉज करता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को। एडेनो वायरस कंप्राइज ऑफ 50 डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस, यानी इसके अंदर भी 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं एडेनो वायरस के अंदर, ठीक है। लीड टू कॉमन कोल्ड, ब्रोंकियोसिस, निमोनिया ये कॉज करते हैं, ठीक है। एपिडर्मियोलॉजी देखें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एयरबॉर्न रूट हो गया, ठीक है। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो 3 to 4 days। अगर सेक्स की बात करें मेल या फीमेल है तो फीमेल और मोस्टली लाइक टू गेट इन्फेक्टेड, यानी इसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है जो विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्पेशली सीनस टॉन्सिल्स एंड ऑक्टेस एक्सटर्ना, ठीक है। इनकल्बुलेशन की पीरियड की बात करें तो 2 to 14 days है, ठीक है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ऑल द कॉस्टिव ऑर्गन्स ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबॉर्न रूट, यानी जो कॉस्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एयरबॉर्न रूट से, ठीक है, मेनली देखा जाए तो। मोस्ट ऑफ कॉस्टिव वायरस डू नॉट सर्वाइव फॉर एक्सटेंड टाइम पीरियड आउटसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी जो मोस्ट ऑफ कॉस्टिव एजेंट होते हैं, कॉस्टिव वायरस होते हैं वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं आउटसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाहर, ठीक है। एंड द चेन ऑफ ट्रांसमिशन इज मेनली डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, यानी मेनली देखा जाए तो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसमें ज़्यादा ये फैलता है, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो रनिंग नोज होती है, कफ, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, फीवर एंड ईयर प्रॉब्लम भी देखी जाती है, ठीक है। ये देखिए सिम्टम्स। रोल क्या है फार्मासिस्ट का एजुकेट करने में पब्लिक को प्रिवेंशन में, तो देखिए अंडरस्टैंडिंग द रिस्क फैक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी उसको अंडरस्टैंड करना कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के इन चाइल्डहुड में, एंड सेवरल अप्रोच फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज इंप्रूव लिविंग कंडीशन, बेटर न्यूट्रिशन, रिड्यूस इंडोर स्मोक पोल्यूशन, बेटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी डेवलपमेंट कंट्रीज में क्या क्या है कि लिविंग कंडीशन को बढ़िया कर दिया गया है, यानी बेटर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है मतलब बच्चों को, और इंडोर स्मोक पोल्यूशन नहीं रिड्यूस कर रहे हैं, और बेटर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हमने देखा, ये देखा हमने एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। ये कॉस्टिव एजेंट देखे जो एडेनो वायरस है उसकी वजह से, और एडेनो वायरस में भी 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं जो कॉज करते हैं। ये एपिडर्मियोलॉजी और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस को, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी बोल सकते हैं। इज ए हाईली इन्फेक्टिव डिसीज, ये हाईली इन्फेक्टिव डिसीज है, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेशन इन लंग्स, यानी ये कैरेक्टराइज करी जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है कहाँ पे, लंग्स में एंड अदर बॉडी पार्ट में भी। हैज द बैक्टीरिया कैन अटैक लंग्स, यानी जो बैक्टीरिया होता है वो अटैक करता है लंग्स को, मोस्टली द कॉमन, ठीक है, यानी मोस्ट कॉमन देखा जाए तो वो लंग्स को अटैक करता है, एंड समटाइम्स अदर बॉडी पार्ट को भी। द डिसीज गेट ट्रांसमिटेड व्हेन ए हेल्थी इंडिविजुअल इनहेल द सीक्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल व्हेन ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, यानी मतलब ये फैलता कैसे है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल मतलब हेल्थी इंडिविजुअल है वो अगर सीक्रेट कर लेता है, अगर उसके सामने कोई भी जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है वो अगर उसके सामने कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है और वो सीक्रेशन कर लेता है जो हेल्थी पर्सन है तो उसको भी ये हो जाता है, ठीक है। कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो द कॉस्टिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है और पूछा भी जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि कॉस्टिव एजेंट कौन सा है ट्यूबरक्लोसिस का, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एपिडर्मियोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, पर्सन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट टू पर्सन, ठीक है। पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर हो सकता है और ऑब्जेक्ट टू पर्सन भी। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो 4 to 5 days है। एज की बात करें तो 15 to 54 ईयर्स ओल्ड, इस एज के बीच में किसी भी एज में हो सकता है। सेक्स की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस इज मोरली प्रेवलेंट इन मेल यानी देन इन फीमेल, यानी मेल में सबसे ज्यादा देखा गया है मोर देन, मतलब फीमेल में इतना नहीं होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो फ्यू मंथ्स टू 2 year, यानी फ्यू मंथ्स से लेकर 2 साल तक लग जाते हैं ठीक होने में, ठीक है।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन की तो बात कर चुके हैं। द स्पेशल स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो स्प्लिट आउट करता है और वहीं पे अगर कोई अच्छा पर्सन है, मतलब हेल्थी पर्सन है, वो अगर अनफेक्टेड पर्सन है, वो अगर वहां पे होता है तो उसको भी इफेक्ट कर जाता है। ठीक है, इन एयरबॉर्न डिसीज है, ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लिया बोथ, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लिया से भी ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो लॉन्ग एपिसोड ऑफ कफिंग, यानी कफिंग देखी जाती है। फीवर इन इवनिंग, यानी शाम के टाइम बुखार आ जाता है। वेट लॉस, एनोक्सियस, ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती है। ये देखिए फीवर देखा जाता है, फेटिव, वेट लॉस, ठीक है, कफ, ब्लड इन कफ, ठीक है, ये देखा जाता है। और रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें, एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन, यानी फार्मासिस्ट का क्या रोल होना चाहिए। देखिए, सर्वाइव एंड केस फाइंडिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्ट फॉर द केस फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन, यानी सर्वाइवल और केस फाइंडिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए, यानी टेस्टिंग करते रहनी चाहिए एरिया में, मतलब जो भी जनरल पॉपुलेशन है वहाँ पे के केसेस देखते रहें, कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं, कहीं कम, मतलब कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये वो करता रहे फार्मासिस्ट। एक सेलेक्टेड ग्रुप एंड कॉन्टेक्ट ऑफ द पेशेंट और सस्पेंडेड केसेस, यानी जो मतलब कॉन्टेक्ट करते हैं पेशेंट को और जो मतलब ग्रुप होते हैं उनको सस्पेंड किया जाए। शुड बी एग्जामिनेड डायग्नोसिस पीरियडल, यानी जो उनसे मिले थे यानी प्रीवियस डेज में, तो उनको डायग्नोस करना, ठीक है, उनकी डायग्नोसिस करना। पीपल शुड बी एजुकेट रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी पीपल्स को एजुकेट करना, मतलब रिस्क क्या है ट्यूबरक्लोसिस, कैन द प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग मेजर नीड टू बी टेक, यानी और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या कंट्रोल मेजर लेना चाहिए पेशेंट को, वो सारी चीजें बताते हैं एक फार्मासिस्ट, किसको, पेशेंट को। तो ये फार्मासिस्ट का रोल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, ट्यूबरक्लोसिस, उसके कॉस्टिव एजेंट देख लिया, एपिडर्मियोलॉजी और मोड ऑफ ट्रांसमिशन और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन। ठीक है, अब हम देखते हैं एलोबा वायरस को। ठीक है, एबोला वायरस। एबोला इज ए रेयर बट ए डेडली वायरस इन्फेक्टिव, यानी ये रेयर है बट डेडली वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, इट इज कॉमनली सिम्टम देखा जाए तो फीवर है, बॉडी एक है, डायरिया है, ब्लीडिंग इनसाइड है, ठीक है, एंड आउटसाइड द बॉडी भी देखी जाती है इन सेवियर इन्फेक्शंस में। एलोबा वायरस इज डैमेज द इम्यून सिस्टम एंड ऑर्गन्स, यानी जो एलोबा वायरस है ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, कभी कभार ऑर्गन को भी ये डैमेज कर देता है। दस स्प्रेड थ्रू द बॉडी, यानी ये स्प्रेड होता है थ्रू द बॉडी एंड अनलिमिटेडली रेड्यूस द लेवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग सेल्स, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग सेल्स होते हैं उनको बहुत कम कर देता है। ठीक है, दिस इज टर्न लीड टू सेवियर एंड अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग, यानी इसकी वजह से क्या होता है, सेवियर और अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग देखी जाती है। ठीक है, कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो कौन करता है, देखिए एलोबा वायरस डिसीज, ईवीडी इज इन्फेक्टेड कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरस, यानी ये ग्रुप ऑफ वायरस से इन्फेक्टेड होती है, जैसे एलोबा वायरस जेरा एलोबा वायरस स्पीशी, ठीक है, और सुदान एलोबा वायरस स्पीशीज। ठीक है, ये हैं इसके कॉस्टिव एजेंट। एपिडर्मियोलॉजी की बात करें तो इन्फेक्टेड एनिमल कैन ट्रांसमिट द वायरस, यानी जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं वो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं टू अदर एनिमल्स को। ठीक है, इन्फेक्शन पीरियड की बात करें तो 3 to 5 डेज है। एज की बात करें तो 2 to 35 ईयर्स के बीच में होते हैं, उस एज को सबसे ज़्यादा देखा गया है। सेक्स की बात करें तो बोथ मेल में और फीमेल में ये होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 से 21 दिन का टाइम है। ठीक है, यानी 2 to 21 डेज लगते हैं इसको ठीक होने में। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो एलोबा वायरस गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से थ्रू बुकोसिन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आईज, नोज एंड माउथ से। ठीक है, कैसे ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से, अगर किसी की ब्रोकन स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन है या आईज, नोज या माउथ से। ठीक है, द ब्लड और बॉडी फ्लूइड, या ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से, यूरिन हो गया, सलाइवा, स्वीट, फैट क्यूब, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट मिल्क या सेमन से भी ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्लॉथ ब्लीडिंग, नीडल एंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो बीडिंग होते हैं, नीडल होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, उनसे भी ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, द इन्फेक्टेड फ्रूट बाथ और नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स, एप्स और मंकी, इनसे भी ये ट्रांसफर देखने को होता है। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो फेट क्यू, मसकुलर पेन, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, वॉमिटिंग और डायरिया और रेशेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह देखिए। रोल क्या है फार्मासिस्ट का वो देखिए, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी
रिस्क जो है वाइल्ड लाइफ का ह्यूमन ट्रांसमिशन है उसको कम करना, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है उसको भी कम करना, यानी पहले जो वाइल्ड एनिमल से जो ह्यूमन को ट्रांसफर होता है उसको कम करना, और सेकंड ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसफर होता है उसको भी कम करना, आउटब्रेक द कंटामिनेटेड मेजर्स, यानी आउटब्रेक करना जो कंटामिनेटेड मेजर्स हैं उनको, ठीक है। ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट का काम होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बेलोवा वायरस देखा, उसके कॉस्टिव एजेंट देखे, एपिडर्मियोलॉजी और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं मेंगोकोला मेनिथेलिसिस, ठीक है। मेंगोला मेनिथेलिसिस इज ए बैक्टीरिया फॉर्म ऑफ मेनिथेलिसिस, यानी ये बैक्टीरिया फॉर्म है किसका, मेनिथेलिसिस इज ए सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द थिन लाइनिंग सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये सीरियस इन्फेक्शन है कहाँ पे, थिन लाइनिंग सराउंडेड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होती है, ठीक है। मेंगोला मेनिथेलिसिस इज रिलेटेड टू हाईली फैटिलेटेड 50% व्हेन अनट्रीटेड एंड हाईली फ्रीक्वेंसी 10 to 20% ऑफ सीवियर लॉन्ग टर्म सीक्वल, ठीक है। कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो मेंगोला डिसीज इज कॉज्ड बाय द नेशियल मेंगिलाइटिस, ठीक है। ये कॉस्टिव एजेंट आपको ध्यान रखना है, ये फिंगल बैंक्स में और एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि आपको 5 डिसीज दे देते हैं और इनके कॉस्टिव एजेंट पूछ लेते हैं 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एपिडर्मोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेशन या थ्रोट सीक्रेशन सलाइवा या स्प्रेड मेंगोकोल वायरस बैक्टीरिया, ठीक है। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो 7 to 14 डेज। एज की बात करें तो 1 ईयर एज एंड एडोलोसेंस 16 to 20 ईयर्स एज की, ठीक है। 1 ईयर में देखा जाता है और एडोलोसेंस होते हैं 16 to 20 ईयर्स एज के बीच में, ठीक है। सेक्स की बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल में ये देखा जाता है। इनक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 6 to 10 डेज है, ठीक है। अब देखें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, तो जनरल पूर फीलिंग होती है, सडन हाई फीवर आ जाता है, देखिए, ठीक है। और सेवियर प्रेशर, हेडेक होती है, नेक स्टिफनेस और नोसिया एंड वॉमिटिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये देखिए फार्मासिस्ट का रोल क्या है, एजुकेटिंग करना। देखिए फार्मासिस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पेशेंट हेल्थ केयर, यानी जो फार्मासिस्ट है ये इंटीग्रल पार्ट है फार्मासिस्ट पेशेंट के हेल्थ के टीम का, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिथेलिसिस कैन बी ट्रीटेड विद ए वेराइटी और एंटीबायोटिक, यानी ये ट्रीट किया जा सकता है किससे, एंटीबायोटिक से, बट देयर इज ए करंटली नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द वाइटल मेनिथेलिसिस, यानी मतलब वो ट्रीट तो किया जा सकता है वेराइटी ऑफ एंटीबायोटिक से, यानी अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक से वो ट्रीट तो किया जा सकता है, लेकिन एक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक वाइटल मेनिथेलिसिस को ट्रीट करने के लिए। द मोस्ट पीपल रिकवर ऑन देयर ओन, यानी मोस्ट ऑफ पीपल वो क्या करते हैं, अपने आप ही रिकवर करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, मेंगोलिया मेनिथेलिसिस डिसीज देख ले, कॉस्टिव एजेंट आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने किस किस डिसीज को कवर किया, देखिए सबसे पहले हमने देखा डिप्थेरिया, ठीक है। उसके बाद देखा वूफिंग कफ, उसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, एबोला वायरस, उसके बाद मेंगोला मेनिथेलिसिस, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आप डेली अपडेट डालते रहते हैं, उससे क्या आपको एग्जाम की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और लाइक करें और फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।